हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से तीसरा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले टॉपिक पे हम समझेंगे कि मनी का फंक्शन क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, ये दो चीज़ हमें समझना है। देखिए, पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मनी से हम कौन सा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मनी से हम कोई भी गुड्स यानी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, मनी के हेल्प से हम किसी का भी सर्विस ले सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर का सर्विस हम ले सकते हैं मनी के हेल्प से। ठीक है, या फिर आप मनी से क्या कर सकते हैं, प्रॉमिस कर सकते हैं टू पे मनी लेटर। कोई किसी भी चीज़ का किसी का भी आप सामान ले लीजिए या फिर सर्विस ले लीजिए और बस आप प्रॉमिस कर दीजिए कि हम फ्यूचर में पैसा पे करेंगे, मतलब आप उधारी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये भी काम मनी के हेल्प से ही होता है। ठीक है, चलिए अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट किया गया है। वो क्वेश्चन ये है कि कई इतने सारे जो ट्रांजेक्शन है ये पैसे में ही क्यों किए जाते हैं। अगर पैसा नहीं होता तो कैसा होता दुनिया। अब समझते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो इसका जवाब सुनिए कि हम पैसे का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं इन ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी वांट। अगर किसी के पास पैसा है ना तो वो कोई भी सामान इजीली खरीद सकता है, इजीली वहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। पैसा से एक्सचेंज करना इजी है कंपेयर टू गुड्स, इसीलिए हम ट्रांजेक्शन में पैसा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल सुनिए तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए एक शू मैन्युफैक्चरर है ये। ठीक है, एक शू मैन्युफैक्चरर है और ये चाहता है कि अपने जूते बेचकर क्या खरीद ले, वीट खरीद ले। ठीक है, तो अब क्या करेगा, सबसे पहले ये अपने जूते को बेचेगा, बेचने के बाद इसको क्या मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी पैसों का इस्तेमाल करके ये क्या करेगा, किसी से जाके वीट खरीद लेगा। तो मनी बीच में एक आके इंटरमीडिएट का स्टेप, ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है इसका यहाँ से यहाँ तक का, इस ट्रांजेक्शन को ईजी बना दे रहा है ये मनी बीच में आके। उसलिए यहाँ पे लिखा है कि अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और सी माइट वांट। एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा कि ट्रांजेक्शन मनी में क्यों किए जाते हैं, तो एक लाइन का आंसर ये देना है। विथ एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो ये एग्जाम्पल समझाना है। ठीक है, देखिए, द शू मैन्युफैक्चरर पहले क्या करेगा, शू को एक्सचेंज कर लेगा मनी से और फिर इसी मनी का हेल्प से वो क्या खरीद लेगा, वीट खरीद लेगा। समझे। अब अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि मनी है ही नहीं, वहाँ पे मनी का इस्तेमाल नहीं करना है, तब क्या होना पड़ेगा। देखिए, ये है शू मैन्युफैक्चरर, इसको चाहिए क्या, वीट चाहिए। तो ये सबसे पहले एक वीट सेलर को ढूंढेगा। ठीक है, अब इतना से काम नहीं बनेगा, अब ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि ये वीट सेलर को बदले में जूते चाहिए, तब जाके ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा। समझ रहे। देखिए, अगर पैसा होता बीच में तो क्या होता, सबसे पहले ये अपने जूते को कन्वर्ट करवा लेता पैसे में, मतलब बेच के पैसे ले लेता। ठीक है, फिर पैसे से वो इजीली जाके वीट खरीद लेता। लेकिन अब चूंकि पैसा नहीं है तो इसको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास वीट हो, प्लस ये इंसान को वीट के बदले जूते चाहिए हो। ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तब ट्रांजेक्शन हो पाएगा। मतलब इसका सामान इसको चाहिए हो और इसका सामान इसको चाहिए हो। वो यहाँ पे लिखा है कि बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कमोडिटी। एक दूसरे का कमोडिटी खरीदने बेचने में इंटरेस्टेड होना चाहिए, तभी जाके ये ट्रांजेक्शन हो पाएगा। इसी को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में इसको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा द कंडीशन, बस यहाँ पे ये दो वर्ड ऐड कर दीजिए। द कंडीशन व्हेन बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू बाई एंड सेल ईच अदर कमोडिटी इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। इसी कंडीशन को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो मनी है, मनी अगर ट्रांजेक्शन में आ रहा है तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है। मनी अगर है तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये जूता से जो पहले मनी में कन्वर्ट कर लीजिए, जूता को बेच के मनी लाइए और फिर इस मनी के हेल्प से वीट खरीद लीजिए। समझे। चलिए, अब देखिए, एक और टर्म है जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मनी का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे गुड्स का एक्सचेंज होता है गुड्स के साथ ही। ये रहा, इन अ बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक इसेंशियल फीचर होता है। इसेंशियल फीचर बोल लीजिए या फिर एक मेजर प्रॉब्लम बोल लीजिए। ठीक है, ये होना पड़ेगा बार्टर सिस्टम में। लेकिन ऐसा सिस्टम जहाँ पे मनी का इस्तेमाल होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए, तो मनी बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये
कीवर्ड है इंटरमीडिएट स्टेप, ये याद कर लीजिए। हुआ क्या था, यहाँ पे है हमारा शू मैन्युफैक्चरर, इसको चाहिए था वीट, ठीक है। तो बीच में क्या आया, मनी आया। मनी से इसका ट्रांजेक्शन कितना इजी हो गया, पहले ही आपने जूते को कन्वर्ट कर लिया मनी में, फिर मनी से जाके वीट खरीद लिया। तो मनी बीच में आ रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेप प्रोवाइड कर रहा है और इससे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे रहा है, ठीक है। इसी रीजन से मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं कि सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, ये वर्ड देखिए फिर से आ रहा है, इन द एक्सचेंज प्रोसेस, किसी भी एक्सचेंज प्रोसेस यानी ट्रांजेक्शन में, किसी भी ट्रांजेक्शन में मनी बीच में आ रहा है, एक इंटरमीडिएट स्टेप प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन का माध्यम, ट्रांजेक्शन होने के लिए ये माध्यम प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और यही मनी का प्राइमरी फंक्शन है। ये वर्ड याद रखिए, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि राइट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो प्राइमरी फंक्शन सुनते ही ये लिखना पड़ेगा कि इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सबसे मेन फंक्शन है। मनी का बहुत सारा फंक्शन है, उसमें से सबसे मेन फंक्शन ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है, उसका माध्यम बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो यहाँ पे हेडिंग लगाया हुआ था कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उम्मीद करता है आपको यह पूरी क्लियर हुआ होगा कि कोई भी एक्सचेंज यानी ट्रांजेक्शन करने में मनी एक माध्यम का, मतलब बीच का स्टेप बनता है, ठीक है। चलिए, मनी का और भी बहुत सारा फंक्शन है, वो भी आप एक बार सुन लीजिए, ईजी है। ये है मनी का फंक्शन। पहला, इट ओवरकम्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, ये प्रॉब्लम को मनी सॉल्व कर दे रहा है, तो ये हो गया मनी का पहला फंक्शन। दूसरा है डिविजिबिलिटी इनटू स्मॉलर यूनिट्स, मतलब पैसा है तो आप छोटा से छोटा यूनिट भी खरीद सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 क्विंटल व्हीट है, ठीक है, आप चाहे तो 1 kg भी खरीद सकते हैं, आप उसको कम पैसा दे दीजिएगा। मतलब मनी डिविजिबल है, ज़्यादा पैसा में ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं, कम पैसा में कम चीज़ खरीद सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी है इनटू स्मॉलर यूनिट्स, तो ये फ़ायदा है मनी का, ट्रांजेक्शन में और इजी हो जाता है ये। तीसरा फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, कैन बी स्टोर्ड एंड यूज लेटर अनलाइक पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल कोई भी सामान अगर आप स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या तो बहुत जगह लेगा, हो सकता है वक्त के साथ साथ वो ख़राब भी हो जाए, लेकिन पैसे को आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैल्यू है, कोई भी आपके पास कीमती चीज़ है तो इसको स्टोर करके रखने के लिए मनी एक अच्छा चीज़ है, अच्छा मीडियम है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन है मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी सामान का वैल्यू कितना है, वो कितना वैल्यूएबल है, वो आप कैसे मेजर करेंगे, मनी से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 1 kg मान लीजिए सोना पड़ा हुआ है, गोल्ड, और 1 kg यहाँ पे चांदी पड़ा हुआ है, सिल्वर। आप कैसे पता करेंगे कौन ज़्यादा वैल्यूएबल है? तो दाम देख के, दाम मतलब मनी के रूप में उसका वैल्यू मेजर हो जाता है, तो इससे कंपैरिजन करना इजी हो जाता है मनी के हेल्प से, ठीक है। और सबसे मेन फंक्शन, पांचवा फंक्शन, इट इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इससे कोई भी ट्रांजेक्शन काफ़ी ईजिली हो जाता है। तो ये पांचों फंक्शन को आप याद करके रख लीजिए, ठीक है। ये पूरा PDF जो है, जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं, लिख रखे हैं, हाईलाइट कर रखे हैं, ये डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे मिल जाएगा ये पूरा PDF। अभी आप सिर्फ समझते चलिए, बाद में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बता देंगे आगे क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या प्रोसेस है डाउनलोड करने का। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक्स इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग, मनी के हेल्प से कैसे एक्सचेंज ईजी हो जाता है। तो वही यहाँ पे जो अंडरलाइन किए थे ये रहा, ये लिखना है, और अगर विथ एग्जाम्पल बोलेंगे तो ये इतना तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे मूव कर जाते हैं। अगला टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के कौन से रूप है आज के मॉडर्न टाइम में। देखिए, सबसे पहले मनी होता क्या है, तो मनी का फंक्शन तो हमने देख लिया। मनी का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे, तो मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन। कोई भी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करे किसी भी ट्रांजेक्शन में, उसको मनी कह देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले के ज़माने में लोग अलग अलग चीज़ का इस्तेमाल करते थे मनी के लिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया में बहुत पहले ग्रेन्स यानी अनाज का, कैटल का यूज़ किया जाता था मनी के लिए। फॉर एग्जांपल, किसी के पास अगर जूता है तो जूता कैसे खरीदेंगे, 2 जूता लेंगे और उसके बदले कुछ ग्रेन्स, अनाज दे देंगे उसको, फिर वो इंसान जो शू मैन्युफैक्चरर है वो उस अनाज से कुछ और चीज़ खरीद लेगा। तो ग्रेन्स का यूज़ होता था एज अ मनी, कैटल का भी यूज़ होता था एज मनी। फिर आगे चल के जब राजा महाराजा आए तब मेटलिक कॉइन्स का यूज़ होने लगा, मेटल से बने हुए कॉइन जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। और मेटल से याद आ गया, साइंस में हम आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। काफ़ी डिटेल में पढ़ाए हैं NCERT बुक को। तो देखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ये सबके कॉइन्स बनाए जाने लगे, तो ये सबका भी इस्तेमाल होने लगा एज मनी। ठीक है, आज के टाइम पे टॉपिक क्या है? टॉपिक है मॉडर्न। हमें हिस्ट्री में नहीं जाना है, अभी के टाइम में मनी कौन से रूप में मिलता है। तो देखिए, अभी के टाइम में दो रूप है मनी का, एक हो गया करेंसी और दूसरा हो गया डिपॉजिट विद बैंक। पहले करेंसी को समझते हैं। अभी के टाइम में मनी बोलने का मतलब सबसे पहला हमारे मन में आता है करेंसी। करेंसी है मतलब पेपर, नोट्स और कॉइन्स। जो भी आपका नोट हो गया 10 का, 20 का, 5 का, जितने भी नोट हो गए प्लस कॉइन्स, ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? करेंसी बोलते हैं। तो ये मॉडर्न फॉर्म है अभी मनी का। इसका एक स्पेशल फीचर है। फीचर ये है कि ये ना तो, देखिए पहले मनी क्या होता था? अनाज, कैटल्स, गोल्ड, सिल्वर का कॉइन होता था, तो इनका अपना वैल्यू था। सोना, अगर आपके पास कोई सिक्का है और वो भी सोने का, तो उसका तो खुद का भी वैल्यू है ना, उसको आप ऐसे ही तो नहीं फेंक देंगे। लेकिन अभी जो मॉडर्न है मनी है, जैसे कि पेपर नोट, वो क्या है? ये तो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। क्या उसका अपना कोई वैल्यू है? नहीं है। उसी तरीके से कॉइन, अगर 10 रुपये का सिक्का है तो उसका, वो सोना चांदी से नहीं बना हुआ है, ठीक है, ऑर्डिनरी मेटल से बना हुआ है, तो उसका अपना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा है द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। उसका खुद का कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग वाइडली एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऐसा क्यों? फिर भी इसका वैल्यू इतना क्यों है? क्या ऐसा खास है उस 10 रुपये के नोट में कि उसको 10 रुपये का वैल्यू मिला है? तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर रखा है कि इसको 10 रुपये का वैल्यू दे रखा है, इसलिए उसका, उस करेंसी का उतना वैल्यू है। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि आप करेंसी नोट्स इशू कर सकते हैं हमारे बिहाफ में। ठीक है, तो इंडिया में जो नोट्स छापने का काम है और जो कॉइन्स छापने का काम है, वो कौन करता है? इंडिया का सेंट्रल बैंक, जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा कानून में भी ये प्रोविज़न है कि द यूज़ ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। इंडिया में कोई भी पैसा लेने से मना नहीं कर सकता है। ये एक लीगल प्रोविज़न है, अगर आप करेंगे तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। इसीलिए रूपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। दो बात ही याद रखना है आपको यहाँ से। टॉपिक क्या चल रहा है? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। हमने देखा दो मॉडर्न फॉर्म है, एक हो गया करेंसी और दूसरा हो गया डिपॉजिट विद बैंक। करेंसी पढ़ रहे, करेंसी में दो चीज़ आते हैं, पेपर नोट्स और कॉइन्स। हमने फीचर देखा कि इनका अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तब भी इसको हम क्यों इतना वाइडली एक्सेप्ट करते हैं? तो रीज़न ये है कि इसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज करके रखा हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इस पेपर का टुकड़े का 10 रुपये वैल्यू है, तो है, कोई भी इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। इंडिया में करेंसी नोट्स कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लीगल प्रोविज़न है कि कोई भी ट्रांजेक्शन करते वक्त पैसा को लेने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। तो एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला डायरेक्ट हाईलाइट करके रखे, तो आपको यही रीज़न लिखना पड़ेगा, ये वाला और यहाँ जो अंडरलाइन कर दिए हैं ये वाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे फॉर्म पे, जो कि है डिपॉजिट विद बैंक। बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो सबसे पहले समझते हैं लोग बैंक में पैसा रखते ही क्यों है। ठीक है, तो पहला रीज़न है कि लोगों के पास कभी कभी एक्स्ट्रा कैश हो जाता है। मंथ के स्टार्टिंग में अगर कोई सैलरी मिले तो एक ही दिन में तो खर्चा नहीं होगा, आगे चलने खर्चा होगा, तो एक्स्ट्रा कैश को कहाँ रखा जाए? बैंक में रख देते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न है बैंक में रखने से कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, ब्याज भी मिलता है, तो ये दूसरा फ़ायदा हो गया, लोग इसलिए भी बैंक में पैसा रखते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि आप जब चाहे तब बैंक से पैसा निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 रीज़न से लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं। अब देखिए, चूंकि आप बैंक से जब मन तब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, इसीलिए इस डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है कि सिंस द डिपॉजिट इन बैंक्स अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। आप जब भी डिमांड करेंगे बैंक को वो पैसा आपको देना पड़ेगा, इसलिए इस डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। मतलब बैंक में जो भी पैसा रखा हुआ है, डिपॉजिट विद बैंक को क्या भी कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि जब आप डिमांड करेंगे बैंक आपको तब पैसा देगा। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। चलिए, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों डिपॉजिट विद बैंक को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो यही रीज़न आपको सिंपल देना है, जो ब्लैक से अंडरलाइन किया हुआ है। आगे मूव करते हैं। फिर ये जो बैंक में जो आप पैसा रखते हैं ना, मतलब जो डिमांड डिपॉजिट है, इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर फैसिलिटी है। वो फैसिलिटी है
चेक का, और यही फैसिलिटी इसको पैसा बना देता है, मनी बना देता है। आमतौर पर अभी तक आप क्या सोच रहे थे, जो आपके पास पेपर नोट्स है और जो कॉइन्स है यही तो मनी है, लेकिन इसके अलावा जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी मनी है। अब ये मनी क्यों है, क्यों कहते हैं मनी, क्योंकि इसका एक स्पेशल फीचर है डिमांड डिपॉजिट का। डिमांड डिपॉजिट भी क्या है, मनी है। क्यों, क्योंकि एक स्पेशल फीचर है जो कि है चेक फैसिलिटी। चेक होता है क्या है, पहले वो समझिए। चेक एक ऐसा पेपर होता है, सबसे पहले चेक क्या है, एक पेपर, कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, जिसमें बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कुछ एक अमाउंट, जो भी अमाउंट देना चाहते हैं आप, वो अमाउंट किसी एक पर्सन के अकाउंट से डिडक्ट करके दूसरे पर्सन के नाम पे दे दिया जाए, ठीक है, जिसके नाम पे चेक इशू हुआ है। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे चेक का एक पिक्चर लिया हुआ है, आप देखे भी होंगे अपने पेरेंट्स के पास, इसको समझ लीजिए क्या होता है ये। वही शू मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है एम सलीम, ठीक है। मान लीजिए ये शू मैन्युफैक्चरर लेदर सप्लायर को कोई पेमेंट करना चाहता है, लेकिन इसके पास ना ही करेंसी नहीं है। करेंसी नहीं है बोलने का मतलब इसके पास ना ही पेपर नोट्स है और ना ही कॉइन्स है। अब ये कैसे पेमेंट करे, इसको पेमेंट तो करना है। तो ये सलीम क्या करता है, एक चेक फाड़ता है, ठीक है, अपना चेकबुक से एक चेक फाड़ता है और उसमें लिख देता है, ये है चेक का पिक्चर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चेक का पिक्चर है। देखिए क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है, उसमें लिखता है पे तो पहले से लिखा होता है, उसके बाद ऐसा डैश रहता है। इस डैश में आप किसको पैसा पे करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए। तो यहाँ पे लेदर मैन्युफैक्चरर का नाम है प्रेम कुमार, तो वो लिख दिया इसने कि पे प्रेम कुमार, और बियरर मतलब जिसके पास ये चेक है उसको कितना रुपए पे करना है, तो 57,000 ओनली, इतना रुपये पे करना है। हिंदी में लिखा हुआ है अदा करें, ठीक है, इतना ही भरना होता है। फिर इसको अवार्ड, ये तो वर्ड्स में हो गया, इसको नंबर्स में यहाँ पे लिख दीजिए बस, और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। इतना लिख के ये चेक जो है प्रेम को दे दीजिए, लेदर सप्लायर को दे दीजिए। तो वो जाके ये चेक अपना बैंक में डिपॉजिट कर देगा और उसके अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा, 57,000 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करेंसी का यूज़ नहीं हुआ, ना ही पेपर नोट का यूज़ हुआ, ना ही कॉइन का यूज़ हुआ, लेकिन फिर भी एक ट्रांजेक्शन हो गया, ये पेमेंट हो गया। तो ये पेमेंट हुआ बिकॉज ऑफ चेक, और चेक हुआ बिकॉज ऑफ डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट को भी हम मनी कहते हैं। क्यों, क्योंकि चेक से मतलब इसका हेल्प से हम ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कैश का यूज़ नहीं हुआ है, फिर भी ट्रांजेक्शन हो गया। तो हुआ क्यों, डिमांड डिपॉजिट था इसलिए, तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट को भी मनी कहते हैं। समझे। चलिए एक चीज़ यहाँ पे कुछ खास खास बात नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे 2 लाइन खींच के ऐसे करके अकाउंट पे ही लिखा हुआ है। मतलब ये जो प्रेम कुमार है ना, वो पैसा ये चेक देके कैश नहीं ले सकता है, ये चेक देके वो अपना अकाउंट में ही ये 57,000 रुपीज़ लेना पड़ेगा, फिर बाद में वो अपना अकाउंट से निकाल देगा कैश, ठीक है। ये पहला बात। दूसरा बात, यहाँ पे ये जब भी नंबर्स लिखते हैं तो ऐसे करके स्लैश करके ये एंड कर देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रेम कुमार का मन किया, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर देगा, तो ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर उसी तरीके से जब वर्ड्स में लिखते हैं तो यहाँ पे ओनली लिख देते हैं ताकि यहाँ पे कुछ ऐड ना करवाए। कई लोग ज़्यादा सेफ्टी के लिए यहाँ पे पेन से काट भी देते हैं ताकि कुछ भर ना पाए। प्रेम कुमार के बाद यहाँ पे लाइन खींच देंगे ऐसे करके, ताकि कोई भी कुछ छेड़छाड़ ना कर पाए इसमें, ठीक है। फिर कई बार आपसे चेक नंबर पूछा जाता है कि चेक नंबर बताओ, तो नीचे में जो ये 6 डिजिट है स्टार्टिंग का, ये चेक नंबर होता है। कोई सा भी बैंक का हो यही फॉर्मेट होता है, पहले वाला जो 6 डिजिट है वही चेक नंबर होता है। बाकी इधर अकाउंट नंबर, इधर IFSC कोड, ये सब वगैरह रहता है। चलिए, तो आपसे जब भी आप चेक देखें तो ये सब फीचर जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ ये सब डेली लाइफ में मतलब हेल्प करेगा। आगे देखिए, तो सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विथ करेंसी, आप करेंसी के साथ साथ बैंक वाला पैसा को भी इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसलिए डिमांड डिपॉजिट को भी मनी कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमी में, ठीक है। तो बट फॉर द का मतलब होता है विदाउट बैंक। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, बैंक का फंक्शन बताया गया है कि बैंक का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कि अगर विदाउट बैंक अगर नहीं होते तो देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट, कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होता, और कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं है तो कोई चेक डिपॉजिट भी नहीं होता। मतलब ये एक मॉडर्न फॉर्म नहीं हो पाता मनी का, ठीक है। तो बैंक्स एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है यहाँ पे। तो पूरा टॉपिक को समराइज करते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कितने होते हैं, 2, एक हो गया करेंसी, एक हो गया डिमांड डिपॉजिट या फिर डिपॉजिट विथ बैंक, ठीक है।
करेंसी का दो रूप हो गया, पेपर नोट्स और कॉइन्स। और डिमांड डिपॉजिट को क्यों मनी कहते हैं ये हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए। एम सलीम वांट्स टू विड्रॉ 20,000 इन कैश फॉर मेकिंग पेमेंट। इसको 20,000 रुपये निकालना है, ठीक है। हाउ वुड ही राइट अ चेक टू विड्रॉ मनी। अब वो खुद को ही चेक कैसे दे, मतलब यहाँ पे इसने चेक का इस्तेमाल करके प्रेम कुमार को पे किया। अब उसको 20,000 रुपये निकालना है तो कैसे वो इस चेक का इस्तेमाल करेगा खुद के लिए, एम सलीम ही। तो वो क्या करेगा, पे के बाद यहाँ पे लिख देगा सेल्फ। ये जान के रखिए आप कि आप चेक से भी पैसा निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। तो आप लिखेंगे पे सेल्फ, मतलब खुद को ही पे करे। 20,000 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे 20,000 लिख देंगे, ठीक है। इतना लिख के यहाँ पे साइन कर देंगे और जाकर बैंक में जमा करेंगे तो आपको 20,000 रुपये कैश दे देगा बैंक, ठीक है। आपको कैश चाहिए तो आप यहाँ पे फिर ये मत लिखिएगा, 2 लाइन खींच के ऐसा अकाउंट पे ही मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसा लिखने का मतलब है कि ये जो 20,000 रुपये होगा वो आपका अकाउंट में जाएगा सीधा, बैंक अकाउंट में। अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो पैसा आपको कैश में मिलेगा, ठीक है। चलिए वही आपको आईडी कार्ड वगैरह लेके जाना पड़ेगा तो आपको दे देंगे 20,000 रुपये कैश। नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। आंसर आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम। तो क्या होगा, हमने देखा था सलीम ने प्रेम को कितना दिया था, 57,000 रुपये दिया था वो चेक में। तो ये ट्रांजेक्शन होने का बाद सलीम का बैलेंस क्या होगा, बैंक अकाउंट इंक्रीज, नहीं ये तो नहीं होगा। सलीम का बैंक अकाउंट बैलेंस जो है वो डिक्रीज होगा और प्रेम का बैंक अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा। ये होगा राइट आंसर, ठीक है। क्यों डिमांड डिपॉजिट को मनी कंसिडर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स आर वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का हेल्प से आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, भले वो चेक से हो, कार्ड से हो, यूपीआई से हो, सब तो डिमांड डिपॉजिट है, सब बैंक वाले ही पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो इसलिए वो भी मनी है, ठीक है। चलिए हमने ऊपर में थोड़ा सा झलक लिया था बैंकों के बारे में कि बैंक का ही हेल्प से डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट हो रहे हैं और चेक्स के जरिए पेमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब बैंक का कुछ और भी फंक्शन देख लेते हैं। बैंक का एक सबसे मेन काम है वो है लोन देना, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। अब इसको समझ लेते हैं कैसे बैंक इसमें कमाता है और कैसे काम चलता है। देखिए जब भी लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे का करता क्या है। तो देखिए पहले तो मान लीजिए बैंक के पास अगर 100 रुपये जमा हुआ तो 100 रुपये में से कुछ पार्ट बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा एज कैश, कैश के रूप में कुछ रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 15%, 100 रुपये में से 15 रुपया उसके पास खुद के पास कैश के रूप में रखना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर कुछ लोग पैसा निकालने भी तो आएंगे, बैंक में अगर टोटल 100 रुपया जमा है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी लोग आके अपना सारा पैसा निकाल के चले गए बैंक से, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा कुछ लोग जमा करते हैं तो कुछ लोग निकालते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो लोग निकालने आएंगे तो उनके लिए ये 15 रुपये कैश से काम चल जाता है कि इसी में से उनको दे देना है, ठीक है। बचा हुआ जो 85 रुपीज़ है वो उसका क्या करेंगे, वो इसको अब इसी से पैसा कमाएंगे। देखिए पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। समझ गए, यूजुअली 15% वो अपने पास रखते हैं कैश, ठीक है। तो दिस इज केप्ट, ऐसा क्यों रखते हैं, ताकि एज अ प्रोविजन टू पे द डिपोजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। अगर कोई डिपोजिटर जिसने पैसा जमा किया था वो अगर किसी दिन पैसा निकालने आ गया तो वो इस 15% से काम चला लेते हैं, ठीक है, इसी में से उसको दे देते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ 85% है जिसको यहाँ पे मेजर पोर्शन कहा गया है, तो बड़ा अमाउंट का वो यूज़ करते हैं फॉर गिविंग लोन्स, ठीक है, लोन्स देने के लिए यूज़ करते हैं इस 85 रुपया का। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। इन दिस वे बैंक मेडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस फंड, द बोरोवर्स। देखिए ये यहाँ पे पिक्चर बनाई हुआ है, ये है बैंक बीच में, ठीक है। इधर है डिपॉजिटर्स, इनके पास पैसा सरप्लस है, ठीक है, तो ये आते हैं बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए, ठीक है। फिर इधर है बोरोवर्स, इनको पैसा चाहिए, ये उधारी लेने आए हैं, तो इनके पास पैसे का कमी है, ये लोग लोन लेंगे। तो बैंक्स क्या करते हैं, बीच में एक मीडिएट करते हैं।
अगर बैंक नहीं होता तो इनके को पैसा चाहिए, ये कहाँ इनको ढूंढते फिरते, किसको किसको ढूंढते फिरते, ठीक है। और इनको पैसा जमा करना है, कहाँ ये जमा करेंगे, ठीक है। ये कैसे ढूंढेंगे कि किसको पैसा चाहिए, इनके लिए भी झंझट था। तो बैंक यहाँ पे बीच में आके मीडिएट कर रहा है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बैंक जो है वो डिपोजिटर्स और बोरोवर्स को मिलाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए बैंक यहाँ पे कमाता कैसे है। ये लोग जो पैसे जमा करेंगे बैंक में, इसके बदले बैंक को कुछ इन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इनको कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और ये लोग बोरोवर है, ये लोग बैंक से पैसा लेने आए हैं, तो इनको बदले में बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बैंक जो इंटरेस्ट देता है ना वो काफ़ी कम होता है, लगभग 3% अगर दे रहा है तो बोरोवर से वो लेता कितना है, लगभग 10% के आसपास लेता भी है। तो देख रहे हैं आप 7% का मार्जिन है बैंक का यहाँ पे। तो यही 7% बैंक का कमाई हो गया। वो यहाँ पे लिखा है बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, जब लोन देता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देता है, देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट, उसके मुकाबले जो डिपॉजिट में वो पे करते हैं, ठीक है। इधर अगर 3% लोग को दे रहे हैं 3% ब्याज, वो खुद चार्ज करते हैं 7% ब्याज, ठीक है, 7 या फिर 10 जो भी होगा। तो यही जो डिफरेंस है यही बैंक का कमाई हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपोजिटर्स, इनसे क्या चार्ज किया जा रहा है और इनको क्या पे किया जा रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है यही इनका मेन सोर्स है इनकम का। कोई भी बैंक बेसिकली ऐसे ही परफॉर्म करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक दिन ऐसा हो गया कि ये बैंक है, ये सारे डिपोजिटर एक साथ आ गए कि चलो मेरा पैसा दो, हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या ये बैंक उनको पैसा दे पाएगा? नहीं, क्योंकि बैंक के पास तो सिर्फ 15% ही रुपया ये अपने पास रखा हुआ है, बचा हुआ 85-70% वो तो लोन पे दे दिया है इन लोगों को, ठीक है। तब बैंक क्या करेगा? तो बैंक उस समय क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, बैंक सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोविजन बना रखे हैं, उतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ कर रखिए, ठीक है। तो बैंक्स इस तरीके से कमाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बैंक्स कैसे कमाते हैं, तो ये पूरा आपको समझाना पड़ेगा। ये सबसे पहले बैंक्स जो है वो मीडिएट करते हैं बिटवीन डिपोजिटर्स एंड बोरोवर्स, इन दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। फिर बैंक जो है वो बोरोवर से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और डिपोजिटर को कम इंटरेस्ट पे करते हैं, और यही डिफरेंस उनका प्रॉफिट या फिर इनकम है। समझ गए? चलिए, ये टॉपिक इतना ही था। अगला टॉपिक है टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, दो अलग अलग क्रेडिट सिचुएशन। टू आपको समझ में आ गया होगा, डिफरेंट समझ में आ गया होगा, सिचुएशन समझ में आ गया होगा। ये नया टर्म कहाँ से आया बीच में, क्रेडिट, ये क्या होता है? तो इसको समझते हैं। क्रेडिट को सिंपली बोल सकते हैं लोन, ठीक है। अब तो समझ में आया। इसका एक डेफिनेशन है, वो पढ़ लीजिए। क्रेडिट यानी लोन, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर supplies the borrower with money, goods and service in return for the promise of future payment। एक तरफ है लेंडर जो पैसा देता है और एक तरफ है बोरोवर जो पैसा लेता है उधारी पे, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, ठीक है, कि कितने रुपए देंगे, क्या क्या शर्त पे देंगे। तो इसी एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, लोन। लोन क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर इन रिटर्न फॉर प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। बोरोवर प्रॉमिस करता है कि हम फ्यूचर में लौटा देंगे, इसी को लोन या फिर क्रेडिट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन याद करके रखिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन असर्शन रीजन बेस्ड टाइप क्वेश्चन में ये यूज हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो दो तरीके का लोन होता है, यहाँ पे बोला गया है, टॉपिक भी वही है, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो दो टाइप का लोन है। पहला लोन, पहले आप एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। एक मान लीजिए शू मैन्युफैक्चरर है, वही फिर से हमारा सलीम, ठीक है। उसे एक ऑर्डर मिलता है बड़े ट्रेडर से कि 300 जूते के पेयर्स बनाने हैं 1 महीने के टाइम में। तो सलीम इस प्रोडक्शन को पूरे 1 महीने के अंदर ख़त्म करने के लिए क्या करता है, कुछ वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा सलीम को, ठीक है। इसके साथ साथ उसे कुछ रॉ मटेरियल्स भी खरीदने पड़ेंगे ताकि वो इतने जूते बना पाए। तो इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम क्या करता है, लोन लेता है दो जगहों से। पहला लोन वो लेता है लेदर सप्लायर से, ठीक है। लेदर सप्लायर को बोलता है कि हम तुम्हें, लोन मतलब डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, वो क्या करता है, सामान ले लेता है, बोलता है कि फ्यूचर में पे कर देंगे, बाद में देंगे, जब सामान बिक जाएगा तब पैसा दे देंगे। ये भी एक टाइप का लोन ही हुआ, ठीक है। और दूसरा वो लोन लेता है कहाँ से, एक लार्ज ट्रेडर है वहाँ से वो कैश ले लेता है। मतलब जो ट्रेडर था जिसने 3,000 जूते बनाने के लिए कहा था, उसी से वो 1000 जूते का एडवांस ले लेता है। ये भी एक टाइप का लोन ही हुआ।
समझ गए? तो इस तरीके से मंथ के एंड में सलीम अपना पूरा ये 3000 जूते बना के बेच देता है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्रेडिट है वो काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया है। इस क्रेडिट से सलीम का भला हुआ, ठीक है। क्या क्या भला हुआ? एक तो ये हेल्प किया टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, जो भी खर्चा था रॉ मटेरियल खरीदने का, ये सब खर्चा पूरा हो गया क्रेडिट का हेल्प से, ठीक है। दूसरा, टाइम पे प्रोडक्शन हो पाया। अगर सलीम एक्स्ट्रा वर्कर नहीं हायर करता तो टाइम पे 1 महीने के अंदर तो इतना जूता नहीं बनता, तो प्रोडक्शन टाइम पे हो पाया। ये दूसरा बेनिफिट हो गया इस क्रेडिट का, ठीक है। पहला तो था ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो जाएगा ये इंक्रीज हिज अर्निंग। तो ये 3 रोल जो है वो क्रेडिट परफॉर्म करता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लोन या फिर क्रेडिट का रोल्स लिखिए। तो पहला रोल्स आप ये लिखेंगे, टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, और तीसरा इंक्रीज अर्निंग, ठीक है। तो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज एन वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। एक तरीका तो ये हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है स्वप्ना का। ये एक छोटी सी फार्मर है जो कि मूंगफली ग्रो करती है 3 एकड़ ज़मीन पे, ठीक है, अपने ज़मीन पे। वो इस खेती करने के लिए लोन लेती है एक मनी लेंडर से। अच्छा बात है, ये भी इन्होंने यहाँ पे इसने क्रेडिट यानी लोन ले लिया है। लोन लेती है और अच्छे से खेती करती है, ये उम्मीद में कि जब फसल हार्वेस्ट करेगी तो अच्छा खासा वो कमाएगी और फिर उसी पैसे से लोन भी रीपे कर देगी। लेकिन इसका बदकिस्मती देखिए, बीच में क्या हो जाता है, क्रॉप्स में पेस्ट लग जाते हैं, ठीक है, और क्रॉप पूरा बर्बाद हो जाता है। क्रॉप को बचाने के लिए स्वप्ना फिर से एक लोन लेती है और उससे एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड इस पर छिड़कती है, लेकिन तब भी कोई ज़्यादा हेल्प होता नहीं है। तो नतीजा यही निकलता है कि वो मनी लेंडर को पैसा नहीं चुका पाती है, रीपे नहीं कर पाती है, और 1 साल होते होते तक काफ़ी बड़ा अमाउंट वो हो जाता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के, ठीक है। अगले साल फिर से इसको खेती करना है, तो अब क्या करेगी, फिर से वो एक लोन लेती है। इस साल नॉर्मल क्रॉप होता है, ठीक ठाक क्रॉप हो जाता है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि वो पिछले साल वाला लोन भी चुका पाए, ठीक है, ओल्ड लोन को कवर नहीं कर पाती है। तो इसका मतलब ये अब डेट में फंस चुकी है। इसको, इस सिचुएशन को बोलते हैं डेट ट्रैप। मतलब एक लोन खत्म नहीं हुआ कि दूसरा लोन लेना पड़ जाता है, ठीक है, लोन का अब जिंदगी भर लोन में रह जाते हैं। इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, ठीक है। सी हैज़ टू सेल, अगर उसे इस डेट ट्रैप से निकलना है, लोन के चक्कर से निकलना है, तो इसको कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा। वो बलिदान है ये कि वो अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा, कितना ज़मीन था 3 एकड़, उसमें से कुछ ज़मीन वो बेच दे और जो भी पिछले साल का लोन था वो चुका दे। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जो लोन यानी जो क्रेडिट है ये काफ़ी नेगेटिव रोल परफॉर्म कर रहा है। ये क्रेडिट स्वप्ना के लिए तो मतलब गले का घंटी हो गया, ठीक है। चलिए, तो वही ये टॉपिक था कि 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। एक सिचुएशन में हमने देखा क्रेडिट काफ़ी पॉजिटिव रोल परफॉर्म कर रहा है, और दूसरे में हमने देखा काफ़ी नेगेटिव रोल, इसको डेट ट्रैप में फंसा कर रख दिया। तो ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम में इसी का डेफिनेशन पूछते हैं कि डेट ट्रैप होता क्या है। तो क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्स ऑफ। क्रेडिट सिचुएशन अच्छा करने का बजाय और ख़राब कर दिया, इसी को डेट ट्रैप कहते हैं। तो डेट ट्रैप का डेफिनेशन पूछेंगे एग्जाम में, तो आप ये लिखिएगा, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बोरोवर बिकम्स इंक्रीजिंगली अनएबल टू रीपे देयर डेट यानी उधार, ठीक है। वो पहले वाला मनी चुकाने में चुका ही नहीं पाते, कभी भी लोन बढ़ता ही जाता है, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप, ठीक है। ये कई सारे रीजन से हो सकता है, क्या तो हाई इंटरेस्ट रेट, इससे भी होता है डेट ट्रैप, या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न, कोई इकोनॉमी में कुछ हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फसल बर्बाद हो गया, ये सब। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, कोई बीमार पड़ गया, अचानक से कोई फंक्शन आ गया, तो ये सब के कारण लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्रेडिट स्वप्ना के लिए क्या हुआ, पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। स्वप्ना को अपना जमीन कुछ बेचना पड़ा, इसी को डेट ट्रैप कहते हैं। तो 2 यहाँ पे फ्रेज है, एक है बेटर ऑफ, एक है वर्स ऑफ। तो पहले वाले में जब क्रेडिट पॉजिटिव रोल परफॉर्म कर रहा था, उसमें पर्सन का सिचुएशन बेटर ऑफ हो जा रहा था, पहले से अच्छा हो जा रहा था। और दूसरे सिचुएशन में हमने देखा कि क्रेडिट का नेगेटिव रोल है, वो उसका सिचुएशन को और वर्स ऑफ खराब कर दे रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट अच्छा होगा कि बुरा होगा ये डिपेंड करता है रिस्क पे। सलीम का जो एग्जांपल लिया था हमने शू मैन्युफैक्चरर का, इसका रिस्क काफ़ी कम था, जूता बनाना था तो एक्स्ट्रा वर्कर को हायर करके रॉ मटेरियल खरीद के जूता बना दिया, तो ये काफ़ी अच्छा था और एश्योर्ड था कि 3000 जूते जो उसने बनाए हैं वो बिक ही जाएंगे, क्योंकि एक लार्ज ट्रेडर ने ऑर्डर दिए थे, तो सारा काम सही सलामत से हो गया था।
लेकिन स्वप्ना के केस में रिस्क बहुत ज़्यादा था, क्योंकि खेती करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, बारिश हुआ कि नहीं, पेस्ट अटैक हुआ कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो फसल बर्बाद, ऐसा बहुत सारा रीज़न है। तो रिस्क ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पे क्रेडिट अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, चलिए इतना ही बात यहाँ पे ध्यान जान के छोड़ देना है। आगे अगला टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की शर्तें, ये क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखें, दीज आर द स्पेसिफिक कंडीशन अ बोरोवर मस्ट अग्री टू इन ऑर्डर टू रिसीव अ लोन फ्रॉम अ लेंडर। एक लेंडर है जो पैसा उधारी पे देता है, और आप मान लीजिए बोरोवर है जिसको पैसे का ज़रूरत है। आप जाएंगे इस लेंडर के पास, तो लेंडर बहुत सारा शर्त रखेगा कि आपको इतने रुपए ब्याज पे ये पैसा मिलेगा, आपको ये चीज़ चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर महीने इतना चुकाना पड़ेगा, कैसे चुकाना है वो भी बताएगा, कितना टाइम के अंदर चुकाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है इसके पास, वो भी लिखना मतलब देना पड़ेगा। इसके अलावा हो सकता है आपको कोशिश गिरवी भी रखना पड़े इसके पास, कोलेट्रल जिसको कहते हैं। तो ये सब जो कंडीशन है कि इंटरेस्ट, मोड ऑफ पेमेंट, क्या गिरवी रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सभी कंडीशन को कहा जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। समझे कि नहीं समझे? तो अब आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि दीज आर द स्पेसिफिक कंडीशन और बोरोवर मस्ट एग्री टू। आपको पैसा लेना है तो आपको ये सभी कंडीशन को मानना पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलेगा लेंडर से। ठीक है, चलिए एक टर्म है कोलेट्रल। कोलेट्रल क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कोलेट्रल एक ऐसा एसेट है, एक ऐसा संपत्ति है जो कि बोरोवर के पास होता है। वो ज़मीन हो, कोई घर हो, गाड़ी हो, लाइफ कोई जानवर हो, या फिर डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा हो। कोलेट्रल कुछ भी हो सकता है। तो कोलेट्रल एक ऐसा संपत्ति है जिसका यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ वो बोरोवर करता है एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज़ रीपेड। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो भी चीज़ आप गिरवी रख रहे हैं ना किसी भी लेंडर के पास, ये बोरोवर है, ये लेंडर है, इसको चाहिए मान लीजिए 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, तो लेंडर बोलता है कुछ गिरवी रखो, तो ये बदले में अपना एक सोने का झुमका रख देती है। ठीक है, तो ये सोने का झुमका एज अ कोलेट्रल काम कर रहा है। ठीक है, गिरवी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ये मान लीजिए ये बोरोवर 10,000 रुपये नहीं चुका पाती है, तो ये लेंडर क्या करेगा कि सोने का झुमके को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगा। ठीक है, तो कोलेट्रल इसी को बोलते हैं। कोलेट्रल एक ऐसा एसेट है, चाहे वो ज़मीन, जायदाद, घर, जो भी हो, जो कोई ज्वेलरी भी हो सकता है, जो कि बोरोवर के पास होता है। बोरोवर उसका इस्तेमाल करता है एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल लोन इज रीपेड। जब लोन रीपे कर देगी वो 10,000 रुपये, तो वो चुका देगी, तो वो वापस वो अपने सोने का झुमका लेकर घर चले जाएगी। ठीक है, चलिए इसका यूज़ क्यों करते हैं, ये है वाई का जवाब। एग्जाम में आता है कि क्यों कोलेट्रल का ज़रूरत है। तो इसका ज़रूरत इसलिए कि अगर बोरोवर फेल टू रीपे द लोन अगर नहीं चुका पाती है, तो लेंडर के पास हक होगा कि वो उस एसेट, सोने का झुमका को या फिर कोलेट्रल ज़मीन जो भी है, उसको बेच के अपना पैसा को रिकवर कर ले। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है कोलेट्रल का, क्या क्या चीज़ आप जनरली गिरवी रखते हैं। तो ज़मीन का टाइटल्स हो गया, ज़मीन का पेपर, फिर डिपॉजिट विद बैंक, लाइव स्टॉक, ये सब। डिपॉजिट विद बैंक जैसे कि एफडी अगर आप करेंगे ना, पैसे का फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट को इसके पास आप गिरवी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एग्जाम में इसका डेफिनेशन आएगा, डिफाइन कोलेट्रल, वाई इट इज़ यूज्ड और एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेट्रल। ये 3 चीज़ आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट, कितना ब्याज होगा, कितना कोलेट्रल रखना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा, मोड ऑफ रीपेमेंट, चुकाएंगे कैसे पैसा को, ये सभी चीज़ को मिला के क्या कहा जाता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। समझ गए? चलिए एक अच्छा एक्सरसाइज है यहाँ पे आपके लिए, इसको पढ़ के ये टेबल फिल करना है। लिखा है कि मेघा एक लोन लेती है 5 लाख रुपए का। कहाँ से? बैंक से, एक घर खरीदने के लिए। ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये है हमारी मेघा, और इन्होंने लोन लेके ये घर खरीदा है 5 लाख रुपए में। एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%, मतलब सालाना 12% आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 12% पर एनम ऐसे भी बोल सकते हैं आप, और 10 साल में चुकाना है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, मेघा को क्या क्या सबमिट करना पड़ा बैंक में? तो डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, कहाँ काम कर रही है, कितने दिन से काम कर रही है, कितना सैलरी मिलता है, इस सब का डॉक्यूमेंट उसे जमा करना पड़ा। इसके साथ साथ बैंक ने कोलेट्रल के रूप में क्या रख लिया? इस घर का पेपर ही रख लिया गिरवी में। ठीक है, इसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होगा नहीं, तो उसने क्या किया, जो नया घर खरीदा है इस घर का पेपर सिर्फ बैंक के पास रख दिया गिरवी के लिए। ऐसा जनरली होता है, जब भी फ्लैट्स आप बाई करें तो फ्लैट का कागज़ ही वो बैंक वाले रख लेते हैं। जब आप लोन रीपे कर देंगे तो आपको वापस कागज़ मिल जाएगा। ठीक है,
इतना हमने समझ लिया। अब देखिए ये सब टेबल पर फॉर्म फिल करना है। लोन अमाउंट कितना है तो 5 लाख। ड्यूरेशन ऑफ लोन 10 साल के लिए वो ली थी, है ना, ये रहा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए था यहाँ पे, तो ये रहा, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सैलरी वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। इंटरेस्ट रेट कितना है 12% पर एनम, मतलब मंथली कितना हो गया, मंथली 1% हो गया। मोड ऑफ रीपेमेंट कैसे चुकाएगी वो, तो मंथली इंस्टॉलमेंट। कोलेट्रल क्या क्या रखा है उसने, तो पेपर ऑफ द न्यू हाउस, ये उसने कोलेट्रल रखा है। तो ये सभी चीज़, मतलब ये जो सभी चीज़ है नीचे जो लिखा हुआ है, इस सबको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। समझ गए, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कोलेट्रल, ये सब तैयार कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल, कोलेट्रल को क्यों मांगते हैं, तो बता ही दिए। अगर जो बोरोवर है वो फेल टू रीपे द लोन, द लेंडर कैन सेल द कोलेट्रल एंड रिकवर द अमाउंट। दूसरा, गिवन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर, हमें पता है कि हमारे देश का ज़्यादातर लोग गरीब है, तो क्या इससे उनका बोरो करने का कैपेसिटी इफेक्ट करेगा क्या, तो बिल्कुल करेगा। अगर आप गरीब हैं तो आपका लोन लेने का कैपेसिटी भी कमेगा, क्योंकि आप गरीब है तो जाहिर सा बात है आपके पास कोलेट्रल नहीं होगा, कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होगा, तो आप लोन ले नहीं पाएंगे। प्लस बैंक्स भी क्या करती है, ऐसे लोग जो कुछ चीज़ गिरवी नहीं रख पाते उनसे काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, क्योंकि बैंक को भी खतरा होता है, उनको तो अपना पैसा वसूलना है ना। उनको पता है कि आप अगर गरीब है, ज़्यादा नहीं चुका पाएंगे, कोई कोलेट्रल भी नहीं रख पा रहे, तो आपसे हाई इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनका कैपेसिटी इफेक्ट होता है बोरो करने का, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई कीजिए। वाइल टेकिंग अ लोन, बोरोवर्स लुक फॉर इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इजी शर्तें ढूंढते हैं क्रेडिट का। दिस मीन्स, अब इजी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट हाई हो कि लो हो, कोई भी इंसान चाहेगा इंटरेस्ट रेट लो हो ताकि कम ब्याज पे करना पड़े। कंडीशन ऑफ रीपेमेंट इजी होना चाहिए कि टफ होना चाहिए, इजी होना चाहिए। कोलेट्रल ज़्यादा चाहिए कि कम, तो कोलेट्रल हमेशा कम होना चाहिए, कम ही चीज़ गिरवी रखने को बोले। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी कम होना चाहिए, इसी को बोलेंगे इजी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके, एक विलेज एग्जाम्पल देके ये समझाया हुआ है कि वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, लोग कैसे कैसे लोन लेते हैं, क्या क्या टर्म्स पे लोन लेते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 लड़के हैं, रोहित और रंजन, ये दोनों अपने विलेज में जाते हैं सोनपुर में, और वहाँ पे लोगों से पूछते हैं कि आप क्या क्या चीज़ के लिए लोन लेते हैं, क्यों लोन लेते हैं, किससे लोन लेते हैं, कैसे लोन लेते हैं, ये सब चीज़ पूछते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जाते हैं श्यामल के पास। श्यामल क्या है, स्मॉल फार्मर है जिसके पास 1.5 एकर्स ऑफ लैंड है। वो मनी बोरो करता है इन चीज़ों के लिए, कल्टीवेशन, खेती करने के लिए, परचेजिंग फार्म इनपुट्स, ये सब चीज़ के लिए पैसा वो लोन पे लेता है। किससे लेता है, तो विलेज मनी लेंडर से लोन पे लेता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना होता है वहाँ पे, तो 5% पर मंथ, एक महीने का 5% मतलब साल का हो गया 60% पर एनम, काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट है। फिर उसके बाद अच्छा, पहले वो एक मनी लेंडर से लोन लिया करता था, अब वो लोन किससे लेता है, एक ट्रेडर से लोन लेता है, उससे 3% पर मंथ का रेट पे इंटरेस्ट लेता है। साल का कितना हो गया 36%, 12 3 36% पर एनम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेता है अब, ठीक है। और बोलता है कि जब क्रॉप हार्वेस्ट होगा तब वो उसको पैसा वापस पे कर देगा। अच्छा बात है। इसके अलावा द ट्रेडर ऑल्सो मेक्स फार्मर प्रॉमिस टू सेल द क्रॉप टू हिम, जो ट्रेडर थे वो पैसा ही सिर्फ ब्याज पे नहीं देते, इसके अलावा ये भी कंडीशन रखते हैं वो कि जो भी फसल होगा वो तुम्हें हमें ही बेचना पड़ेगा। इससे ये ट्रेडर को दूसरे तरीके से कमाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हार्वेस्ट होता है तो फसल का दाम काफ़ी कम होता है, लो होता है, तो ये ट्रेडर इनसे काफ़ी लो प्राइस में खरीद लेते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, और बाद में जब प्राइस हाई होता है तब ये ट्रेडर हाई प्रॉफिट कमा लेते हैं वो बेच के, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन था श्यामल जैसे फार्मर का, जो कि स्मॉल फार्मर है। फिर एक वो अरुण से बात करते हैं जो कि एक मीडियम फार्मर है, इसके पास लगभग 7 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। तो ये चूँकि मीडियम फार्मर है, अच्छा खासा पैसा वाला है, तो इसको बैंक से लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट आप देखिए 8.5% पर एनम, साल का 8.5%, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पे तो साल का 60%, 36% काफ़ी ज़्यादा था। इसको लोन वो अगले 3 साल में कभी भी चुका सकता है। वो सोचता है, अरुण सोचता है कि जब हार्वेस्ट हो जाएगा तो वो जो प्रोडक्ट है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखेगा
और फिर एक फ्रेश लोन के लिए अप्लाई कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट। ऐसा होता है कि मान लीजिए आपका जो फसल है वो आप स्टोरेज में रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में, ठीक है। तो वहाँ पर रखने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलता है, तो आप इसी रिसिप्ट को दिखा के इसको एज ए कोलेटरल बना के आप क्या कर सकते हैं और दोबारा फ्रेश लोन ले सकते हैं, भले ही आपने पहले वाला लोन नहीं चुकाया है तो भी, क्योंकि बैंक को पता है इसके पास स्टोरेज में इतना सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अगर कभी वसूलना हुआ तो उसी को बेच के वसूल लेंगे, ठीक है। तो उसको लोन मिल जाता है। और ये भी चीज़ ऑब्जर्व कीजिए कि चूंकि ये खुद स्टोर करता है तो बाद में जब प्राइस ज़्यादा होगा तब ये बेचने का सोच रहा है अरुण, तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा श्यामल के मुकाबले। वैसे एक और आदमी है जिसका नाम है रामा। रामा एक लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर है, ठीक है। वो काम करती है एक लैंड ओनर के पास और वो लोन लेती है डेली का खर्चा के लिए, प्लस अचानक से कोई बीमार हो गई, फैमिली फंक्शन आ गया, इन सब चीज़ों के लिए वो लोन लेती है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 5% है पर मंथ का, यानी साल का 60% हो गया। और चुकाती कैसी है? तो इसी लैंड ओनर के ज़मीन पे काम करके चुकाती है ये पूरा रुपए को, ठीक है। अब देखिए एट प्रेजेंट वो लैंड ओनर को अभी भी 5,000 रुपये चुकाना बाकी है और इतना चुकाने की वो फिर से दोबारा एक लोन मांगती है, मतलब ये एक ऑलरेडी डेट ट्रैप में फंसी हुई है, ठीक है। इस तरीके से का उसका सिचुएशन है। तो ये बस कुछ एग्जाम्पल है जो हमने देखा कि कैसा अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फंसे हुए हैं। कुछ लोग बेनिफिट में है, अरुण जैसे फार्मर थोड़ा बेनिफिट में है, श्यामल कहीं ना कहीं फंसा हुआ है क्योंकि ब्याज भी काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, ट्रेडर उसे लूट रहे हैं, और रामा का तो हालत ही ख़राब है, ये तो बस ज़िंदगी अपना कैसे भी काट रही है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे, उसके बाद ये कोऑपरेटिव्स पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन है ये, लिस्ट द वेरियस सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन सोनपुर। सोनपुर में क्रेडिट का सोर्सेस क्या है, लोन कहाँ कहाँ से मिलता है? तो लोग मनी लेंडर से उधारी में लेते हैं, ट्रेडर, बैंक, लैंड ओनर, ये सबसे उधारी पे लेते हैं। वेरियस यूजेस ऑफ क्रेडिट, लोन देने के बाद उसका क्या इस्तेमाल करते हैं? तो कुछ लोग कल्टीवेशन में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कल्टीवेशन और स्टोरेज में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये सिर्फ कल्टीवेशन में इस्तेमाल कर रहे थे। और रमा जैसे फार्मर लोन का इस्तेमाल डेली खर्चा, बीमारी का इलाज, फैमिली फंक्शन, ये सब के लिए करती है। फिर कंपेयर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट का शर्त क्या था? स्मॉल फार्मर श्यामल का देखे थे हमने कि 60%, 36% इंटरेस्ट रेट प्लस क्रॉप उसी को बेचना, ये सब कुछ शर्तें थे। मीडियम फार्मर का यहाँ पे 3 साल में वो कभी भी चुका सकता है, 8.5% इंटरेस्ट रेट था, काफ़ी कम था, काफ़ी ईजी था यहाँ पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर रमा का हमने देखा था कि इसको भी 60% पर एनम इतना पे ब्याज पे करना पड़ रहा है, प्लस उसके ज़मीन पे काम करके वो पैसा चुका रही है, ये सब हमने देखा था। फिर वाई विल अरुण हैव हायर इनकम फ्रॉम कल्टिवेशन कंपेयर टू श्यामल? श्यामल के मुकाबले अरुण का ज़्यादा कमाई क्यों होगा? क्योंकि अरुण के पास ज़्यादा बड़ा ज़मीन है, ये मीडियम फार्मर था, 7 एकड़ ज़मीन था इसके पास। दूसरा, ये अरुण बैंक से लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट रेट लो है, ये दूसरा तरीका हो गया जिसके कारण इसके पास ज़्यादा कमाई होगा। तीसरा, स्टोरेज, ये अपने प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख रहा था, जबकि श्यामल ट्रेडर को ही बेच रहा था काफ़ी कम दाम में। तो ये 3 रीजन से अरुण के पास ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। कैन एवरीवन इन सोनपुर गेट क्रेडिट एट चीप रेट? हर कोई क्या सोनपुर में सस्ता लोन ले सकता है क्या? सस्ता लोन मतलब बैंक से लोन, वो सस्ता होता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। तो हर कोई को तो नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी को मिलेगा जो अरुण जैसा इंसान हो, जिसके पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी हो, गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ हो, डॉक्यूमेंट हो, वही तो ये सस्ता लोन ले पाएगा। ये MCQs है। ओवर द ईयर रमाज डेट, वक्त के साथ साथ रमा का जो कर्जा है वो क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। अरुण इज वन ऑफ द फ्यू पीपल इन सोनपुर टू टेक अ बैंक लोन बिकॉज, अरुण को बैंक लोन मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि बैंक को चाहिए कोलेट्रल, अरुण दिया होगा, विच एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस करके काफ़ी चीज़ समझ बढ़ा आपका, ताकि एग्जाम में अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, ये पैसेज देके कोई केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। आगे यहाँ पे कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कोऑपरेटिव्स है क्या? देखिए, सबसे पहला तो ये एक मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट है। ये लोग लोन देते हैं काफ़ी सस्ते रेट में, पहला चीज़ हमें ये पता चला। इसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। शॉर्टकट बनाना है तो सोसाइटी का सब हटा दीजिए, सिर्फ एस जो है वो इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोऑपरेटिव्स, ठीक है।
होता क्या है कि कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक कोऑपरेटिव फॉर्म करते हैं, और ये लोग अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, मतलब जिसके पास जितना पैसा है, 5 किसान आ गए गरीब 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 मिलके, और पाँचों के पास जो भी सेविंग है 100 रुपया 50 रुपया 500 रुपया हर महीना करके जमा करते गए और एक फंड इकट्ठा कर लिए अपने पास, ठीक है। फिर इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट मेंबर्स, वही डिपॉजिट इकट्ठा करके ये एक फंड इकट्ठा हो गया। अब विद दिस डिपॉजिट एज कोलेट्रल, वो इसी पैसे को गिरवी रख देते हैं बैंक में जाके, कोलेट्रल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर बैंक से एक बड़ा सा लोन ले लेते हैं, ठीक है, ये सभी मेंबर्स। फिर दिस फंड आर यूज टू प्रोवाइड लोन टू मेंबर्स, फिर किसी भी मेंबर को अगर पैसा का ज़रूरत है तो वो इसी लोन के पैसे से उसको दिया जाता है। फिर एक बार जब ये लोन पे हो गया तो फिर से दोबारा लेंडिंग होगा, समझ गए। चलिए, तो इस तरीके से कोऑपरेटिव काम करता है। इतना ही बात यहाँ से जान के रखिए, और कुछ है नहीं काम का यहाँ पे। ये जो पूरा जो देख रहे थे ना आप, ये जो ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरा येलो से हाईलाइट किया हुआ है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिला है, ना के बराबर देखने को मिला है। ये सिर्फ आपका समझ बढ़ाने के लिए था, ठीक है, समझ जाइए इतना। तो 2 चीज़ हमने देखा कि सस्ता लोन कहाँ से मिलता है। एक तो हमने देखा बैंक काफ़ी कम रेट पे लोन देते हैं, दूसरा हमने अब ये पता चल गया कोऑपरेटिव्स भी काफ़ी कम रेट पे लोन देते हैं। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे सोर्स है लोन का। तो इसी नॉलेज के बेसिस पे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखिए, 2 टाइप का लोन सोर्सेज होते हैं, एक होता है फॉर्मल सोर्स और दूसरा होता है इनफॉर्मल सोर्स। अब इसको समझ लेते हैं। फॉर्मल सोर्स क्या होता है? अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से और कोऑपरेटिव से, जो कि काफ़ी सस्ते प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही सस्ते लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सस्ते लोन को क्या बोलते हैं? चीप क्रेडिट। चीप क्रेडिट बोलने का मतलब वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? लो होगा, समझे। तो अगर आप लोन लेते हैं बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से तो ये लोन आपका कहलाएगा फॉर्मल सेक्टर लोन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोन लेते हैं अपने दोस्त से, कोई मनी लेंडर से, कोई रिलेटिव से, एम्प्लॉयर से, किसी से भी आप लोन लें, बाकी सभी लोन कहलाएंगे इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल इंडिया 2019 का। रूरल एरिया में जो लोग हैं वो क्रेडिट लोन कहाँ से लेते हैं, 2019 का ये डेटा है। ये याद रखिएगा, अगर आपके पास पुराना बुक है तो ये ग्राफ अलग होगा। अभी जो नया बुक छप के आया है 2024-25 में, उसमें ये लेटेस्ट ये अपडेट हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, पुराने बुक में ये ग्राफ दूसरा टाइप का था। इसमें जो पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए फॉर्मल वाले कौन कौन है। तो फॉर्मल हमें पता है सिर्फ बैंक होंगे और कोऑपरेटिव होंगे। तो कमर्शियल बैंक हो गए और कोऑपरेटिव बैंक एंड सोसाइटी 51%, 10% और अदर फॉर्मल एजेंसी ये हो गया 5%। ये सबको जोड़ेंगे तो 66% लोन लोग फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, जो कि अच्छा बात है। और इनफॉर्मल सोर्सेस, रिलेटिव फ्रेंड 7%, मनी लेंडर से लोन लेने वाले लोग 23% है, लैंडलॉर्ड से 1%, अदर इनफॉर्मल एजेंसी से 3%। सबको ऐड करेंगे तो 34, 100 से माइनस भी कर देते तो आज मिल जाता हमें। तो हम देख रहे हैं कंक्लूजन ये निकल रहा है कि रूरल इंडिया में, इंडिया का जो रूरल पार्ट है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग लोन जो है वो कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल एरिया से लेते हैं। पहले उल्टा था, पहले ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल एरिया से ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो लोग अब बैंकों से लोन लेना स्टार्ट कर दिए। लोगों के पास डॉक्यूमेंट बढ़ रहा है, कोलेट्रल बढ़ रहा है, ठीक है। तो लोग अब बैंक से लोन ले पा रहे हैं, इनफॉर्मल से लोन कम ले रहे हैं। अच्छा बात है ये, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट जान लेते हैं फॉर्मल लोन्स के बारे में, फॉर्मल सेक्टर लोन्स के बारे में। पहला पॉइंट है ये फॉर्मल सेक्टर लोन्स को आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। कैसे ये फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि बैंक्स और कोऑपरेटिव ठीक से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ये कौन देखता है? तो आरबीआई देखता है। कैसे देखता है? देखिए, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई देखता है कि ये बैंक अपने पास कैश % मिनिमम मेंटेन करके रख रहा है कि नहीं, ठीक है, ये रखना ही पड़ेगा। दूसरा, आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक जो है वो लोन सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसेस को ना दे, सिर्फ बड़े बड़े ट्रेडर्स को ना दे, बल्कि छोटे मोटे किसान हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे बोरोवर्स, इनको भी लोन दे। तो ये लोन सब में बटे बराबर, सभी लोग सस्ते लोन का फ़ायदा ले पाए। बैंक ये भी देखती है, आरबीआई ये भी देखती है, ठीक है। और तीसरा, वो इस तरीके से रेगुलेट करती है, वो बोलती है समय समय पर, वो बैंक को बोलती है कि आप इंफॉर्मेशन सबमिट करो कि आपने किसको लोन दिया है,
ठीक है। हाउ मच मतलब कितना लोन दिया है, किसको दिया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, ये सब रिपोर्ट आरबीआई मांगते रहती है। अगर आरबीआई को कहीं पे गड़बड़ नज़र आया तो वो बैंक को उसका जवाब मांगेगी उससे, ठीक है। चलिए, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ आरबीआई सुपरवाइजेज फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन। तो ये 3 तरीका लिखना पड़ेगा। पहला, कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं वो देखेंगे। दूसरा, सबको लोन दे रहे हैं कि नहीं वो देखेंगे। और तीसरा, क्या क्या टर्म्स पे दे रहे हैं लोन वो भी देखेंगे। ये 3 तरीके से आरबीआई फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन को रेगुलेट मतलब सुपरवाइज करता है। और वहीं बात करें इनफॉर्मल सेक्टर का, तो इनफॉर्मल सेक्टर में किसी भी तरीके का कोई सुपरविजन नहीं है। अब आप अपने दोस्त से लोन लिए, दोस्त कैसे वसूल रहा है, कितना ब्याज पे दिया है, कोई थोड़ी देखने आएगा। तो किसी भी टाइप का सुपरविजन यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यूजुअली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और अगर कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहा है तो अगर कोई मान लीजिए आप लैंड ओनर से पैसा ले लिए, वो आपको मारपीट के भी पैसा वसूल सकता है। अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे को वापस लेने के लिए। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में ये सब नहीं होता है, ठीक है। इनफॉर्मल में ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चलिए, और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं ये इनफॉर्मल लेंडर्स। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करने से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफ़ी हाई हो जाता है। जो आपने लोन लिया वो काफ़ी महंगा हो जाता है, ठीक है। और महंगा लोन होने से ये 3 डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिसएडवांटेज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो क्या लिखेंगे? पहला, जो उधारी ले रहा है उसके पास कम पैसा बचेगा खुद के लिए, ज़्यादातर पैसा तो ब्याज देने में चला जाएगा। ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, अमाउंट आपने लोन लिया किस लिए? इनकम बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, जो आपने पैसा चुकाया फाइनली वो ज़्यादा हो गया इनकम से, तो लोन लेना ज़्यादा फायदेमंद हुआ नहीं आपके लिए। आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। वो यहाँ पे लिखा है द अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ बोरोवर। इससे लोन और बढ़ जाता है, जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट जोड़ के ब्याज ही हो गया। आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। और तीसरा, कई बार लोग लोन लेते हैं ताकि एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाए। जब लोन महंगा होगा तो लोग डरेंगे ये लोन लेने से, लेंगे ही नहीं। तो लोग रिस्क नहीं लेंगे तो ये ग्रो नहीं करेंगे। वो यहाँ पे लिखा है पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो। कोई ऐसा करेगा नहीं क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, क्योंकि इनको पता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक बार अगर ये बिजनेस फेल भी हो गया तो चुकाना काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, नहीं चुका पाएंगे। तो ये 3 डिसएडवांटेज हो गया हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का, या फिर इन दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल लोन्स का ये 3 डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर आगे नीचे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ 2। इसमें क्या हुआ है कि अर्बन हाउस होल्ड्स को सजाया गया है गरीबी से अमीरी की तरफ। ये गरीब घर का ये ग्राफ है। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, ये उससे थोड़ा अच्छा पैसा वाला लोग है, ये उससे भी अच्छा पैसे वाले लोग हैं, ये उनका ग्राफ है। और ये सबसे रिच वाले लोगों का ग्राफ है, ठीक है। 2 कलर दिख रहा है, एक ऑरेंज एक ब्लू। तो ऑरेंज कलर दिखा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर का लोन, और ब्लू कलर दिखा रहा है फॉर्मल सेक्टर का लोन। तो आप देखेंगे कि जो गरीब लोग हैं ना, वो लोग ज़्यादातर लोन 50% से ज़्यादा लोन, लगभग 54% लोन कहाँ से ले रहे हैं? इनफॉर्मल सोर्स। गरीब लोग को काफ़ी महंगा लोन मिल रहा है। इनफॉर्मल से ले रहे हैं तो मतलब महंगा मिल रहा है, ठीक है। और बहुत ही कम फॉर्मल से ले रहे हैं। फिर जो उससे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा कम ले रहे हैं। 38% ही लोन इनफॉर्मल से ले रहे हैं। अच्छा खासे लोग फॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। और जो अच्छे खासे घर वाले हैं वो लोग और भी कम, यानी बहुत ही कम महंगा लोन ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सस्ता लोन ले रहे हैं। और जो सबसे रिच हाउस होल्ड है वो तो और भी कम, महंगा लोन बहुत ही कम ले रहे हैं और सस्ता लोन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो उल्टा हो रहा है। ये लोग जो गरीब थे इनको क्या मिलना चाहिए था? सस्ता लोन ज़्यादा मिलना चाहिए था, जबकि उल्टा हो रहा है, इनको महंगा लोन ज़्यादा मिल रहा है। और जो सबसे रिच हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं सस्ते लोन का, ठीक है। महंगा लोन वो लोग कम ले रहे हैं। वो यही पूरा इस ग्राफ में बताया हुआ है। तो ये पूरा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यहाँ पे डेटा मिस्टेक था। 84 नहीं होकर 54 होगा। ये यहाँ पे 54 है, इन्होंने गलती से 84 वहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। तो अमीर लोग हैं वो सस्ता लोन ले रहे हैं फॉर्मल लेंडर से, बैंक से, जबकि जो गरीब वाले हैं वो अभी भी ज़्यादातर अमाउंट इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं, मतलब उनको लोन महंगा पड़ रहा है, ठीक है। वही बात है, पूरा कंक्लूजन यही निकल रहा है इस ग्राफ का। तो एग्जाम में अगर ये ग्राफ देते हैं आपको, ये पूरा ग्राफ अगर देते हैं तो आपको यही बात लिख देना है यहाँ से यहाँ तक, समझे कि नहीं।
चलिए, तो व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, ये सब क्या सजेस्ट करते हैं? तो दो चीज़ सजेस्ट करते हैं। पहला, ज़रूरत क्या है? अभी ज़रूरत है अभी ज़रूरत है कि जो फॉर्मल सोर्सेज है, बैंक्स और कोऑपरेटिव, वो अपना लेंडिंग को बढ़ाए, ठीक है, वो ज़्यादातर लोन दे, इनफॉर्मल लोन्स कम जाए, ठीक है, ये बढ़े, हम ये चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं बढ़े कि सिर्फ अमीर लोग को ही अपना सस्ता लोन बांटे, ये अपना लोन जो है सबको बांटे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपैंड, इसका बढ़ना तो ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि एवरीवन रिसीव दिस लोन्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग को ही ये सस्ता लोन मिले, सबको मिले। तो दो सजेशन यही निकल के आता है, ठीक है। तो हाई चांसेस है इस ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आने का। तो पहले तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है वो हमने देखा, और इसका दो सजेशन आप क्या देंगे इसके बेसिस पे। तो ये दो सजेशन ये होगा कि फॉर्मल सेक्टर लोन बढ़ना चाहिए प्लस सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यही दो सजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंस हम लिख रखे हैं, वो देख लेते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंस लिख रखे हैं फॉर्मल सोर्सेस और इनफॉर्मल सोर्सेस पे। ये मिलता है बैंक कोऑपरेटिव से, ये मिलता है मनी लेंडर फ्रेंड रिलेटिव से। इंटरेस्ट रेट लो होता है, यहाँ पे हाई होता है। कोई अनफेयर मीन्स अडॉप्ट नहीं किया जाता, यहाँ पे अनफेयर मीन्स अडॉप्ट किया जाता है। इसको आरबीआई सुपरवाइज करती है, इसको कोई भी सुपरवाइज नहीं करता है। और ये लोग काफ़ी टर्म्स ऑफ क्रेडिट को अच्छे से फॉलो करते हैं, ये लोग उतने अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट का डिफरेंस आप तैयार कर लीजिए दोनों के बीच में। ये आपको वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नोट्स दिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपको वेबसाइट पे मिलेगा। आप सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कि मनी एंड क्रेडिट क्लास 10 चैप्टर नेम, और क्लास 10 लिख दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय सीबीएसई गाइडेंस। लास्ट में ये लिख के सर्च कर दीजिए, आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा। और उसी तरीके से अगर नोट्स चाहिए तो आप ऐसे लिखेंगे मनी एंड क्रेडिट क्लास 10 नोट्स बाय सीबीएसई गाइडेंस, इतना लिख के सर्च कीजिए, पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन बन चुका है। देखिए, ये है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता क्या है? उससे पहले आप ये समझिए, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि जो गरीब लोग हैं ना, जो पुअर लोग हैं, वो लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से ज़्यादा लोन लेते हैं, मतलब महंगा लोन ज़्यादा ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये क्यों सस्ते लोन नहीं ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले रहे हैं? तो पहला रीज़न हो गया ये कि बैंक्स तो हर जगह पे नहीं है रूरल इंडिया में। चूँकि बैंक्स नहीं है इसलिए ये पुअर इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा, बैंक को चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट और कोलेट्रल, जो कि गरीबों के पास नहीं होता है। तो ये दूसरा रीज़न हो गया कि ये इनको ईजी पड़ता है लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर, ये सबसे पैसा लेना, ठीक है। इसके अलावा इनके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होता है। तो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज एक मेजर रीज़न है जो कि जिस वजह से पुअर फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पुअर को इजी पड़ता है इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना, क्यों? क्योंकि ये लोग बिना किसी कोलेट्रल के लोन दे देते हैं, भले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अब पैसा नहीं चुका पाए तो भी दोबारा लोन लेने के लिए इनके पास चले जाते हैं, भले ये इनको हैरास करते हैं लेकिन इनको पैसा दे देते हैं, मिल जाता है कई बार पैसा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कई हद तक इससे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ये होता क्या है कि जो रूरल एरिया में रहने वाले गरीब लोग हैं, खासकर से वुमेन लोग, ये लोग एक जगह अपने सेविंग्स को पूल यानी कलेक्ट करते हैं। रूरल एरिया में रहने वाले सब गरीब लोग एक जगह आए, इसमें से ज़्यादातर लोग महिलाएं होंगी। ये सभी अपना सेविंग है, सेविंग 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक और इससे भी ज़्यादा, जिसके पास जितना सेविंग है वो उस अकॉर्डिंग सब अपना पैसा एक जगह जमा करेंगे, ठीक है। फिर एक मोटा पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इसी पैसे से क्या होगा, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड। अब किसी मेंबर को, गरीब लोग है तो छोटा मोटा पैसे का जरूरत पड़ा तो इसी पैसे से इसको लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इससे, लेकिन स्टिल ये इंटरेस्ट काफ़ी कम होगा कंपेयर टू व्हाट मनी लेंडर चार्जेस, ठीक है। मनी लेंडर के मुकाबले इसको काफ़ी कम इंटरेस्ट पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें टिपिकली 15 से 20 मेंबर होते हैं, यूजुअली आस पड़ोस के जो पड़ोसी है वही इसके मेंबर होते हैं, जो रेगुलरली मीट करते हैं, डिस्कस करते हैं और अपना पैसा यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है। कई बार जब ये काफ़ी अच्छे तरीके से अपना पैसा को सेव करते हैं, काफ़ी रेगुलर रहते हैं, तो ये बैंक से भी लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बैंक पूरा ग्रुप के नाम पे वो पैसा सैंक्शन कर देता है। लोन इज सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और बैंक इनको लोन देती है
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बीमार पड़ गए या फिर फंक्शन करने के लिए लोन नहीं देती है। ये लोन देने का मकसद होता है कि आपके लोन का पैसा खुद के लिए और रोज़गार क्रिएट करने के लिए हेल्प करे। मतलब जैसे कि आप इस पैसे से आपका कोई कहीं ज़मीन अगर फंसा पड़ा है उसको निकाल सकते हैं पैसा चुका के, या फिर आप इस लोन के पैसे से कुछ रॉ मटेरियल खरीद लीजिए जिससे आप और पैसा कमाएं, वैसा काम कीजिए। जैसे कि आप हाउसिंग मटेरियल खरीदिए, कुछ एसेट खरीदिए, सिलाई मशीन, हैंडलूम, कैटल, ये सब खरीदिए जिससे कि आगे चल के आपका इनकम का सोर्स बन जाए। ये सब चीज़ों के लिए मेनली यहाँ पे बैंक लोन देती है सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, यहाँ तक समझे? चलिए, फिर अगला इसका फीचर ये है कि ज़्यादातर डिसीजंस हो गए, जैसे कि कौन कितना सेव करेगा, लोन किसको दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, ये सभी ग्रुप मेंबर्स आपस में मिलकर ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, फिर वो लोन किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, इंटरेस्ट कितना होगा, ये सभी ग्रुप मेंबर मिलकर डिसाइड करते हैं। फिर जब बैंक से लोग लोन लेते हैं ना, बैंक अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे रहा है, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप तो एक इंसान तो है नहीं, 15 से 20 मेंबर यूजुअली होते हैं इसमें, तो क्या होता है, ग्रुप एज अ होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन। अगर बैंक लोन दिया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो ये पूरा 15 से 20 जितने भी मेंबर हैं वो पूरा लोग लायबल है इस लोन को चुकाने के लिए। भले ये पैसा किसी एक इंसान को मिला हो लेकिन सब लोग लायबल होते हैं चुकाने के लिए। ठीक है, अगर कोई इंसान ये लोन नहीं चुका पाता है, टाइम पे लोन को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो ये ग्रुप इस मैटर को सीरियसली फॉलो अप करता है और देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे इसका जुगाड़ किया जाए। ठीक है, इसीलिए बैंक को भी ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। बैंक का मेन मकसद क्या है कि जो भी वो पैसा किसी को दे रहा है उसको वो पैसा वापस मिल जाए। ठीक है, अगर ये इंश्योर है तो बैंक किसी को भी लोन दे देगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि इतना सीरियसली काम करती है, तो बैंक्स काफ़ी विलिंग होते हैं इस पुअर वुमेन को यानी SHG को लोन देने के लिए। भले ही इनके पास कोई कोलेट्रल ना हो तो भी बैंक्स इनको लोन दे देती है। ठीक है, क्योंकि वो इतना अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कुछ एडवांटेज यहाँ पे फिर से समराइज किया हुआ है। पहला, इट ओवरकम्स द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। कोलेट्रल नहीं है तब भी आपको लोन मिल जाएगा, ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा, आपको टाइमली लोन मिलता है। तीसरा, लोन मिलता है एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, काफ़ी ठीक ठाक होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है मतलब। ठीक है, चौथा एडवांटेज है कि इससे वुमेन को फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होने में हेल्प मिलता है। पांचवा एडवांटेज आप ये बोल सकते हैं कि वुमेन जो आती है आपस में डिस्कस करने के लिए पैसों के मामले में, ठीक है, तो पैसों के साथ साथ वो कई सारे और भी सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, गांव में समाज में हेल्थ है, साफ पानी आ रहा है कि नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं, न्यूट्रिशन कैसा है, डोमेस्टिक वायलेंस घर में किसका कैसा है, ये सब सोशल टॉपिक्स पे लोग आपस में डिस्कस करते हैं और इससे काफ़ी मतलब अच्छा होता है, भला होता है इन सभी का। तो ये कितने एडवांटेज हो गए, 1 2 3 4 5 एडवांटेज आप याद रखिएगा SHG का, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, इसका फीचर्स क्या क्या होता है, कितने मेंबर होते हैं, कितना सेविंग करते हैं, कैसे बैंक से लोन लेते हैं, लोन का पर्पस क्या होता है, ये सब। ठीक है, इतना चीज़ तैयार कर लीजिए SHG के बारे में, और कुछ नहीं चाहिए। दो ही चीज़ है, एक हो गया फीचर्स, दूसरा एडवांटेज, बस। ये सब चीज़ नोट्स में प्रोवाइड कर दिया अच्छे तरीके से, जिसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत रैंडमली हैपाजेट तरीके से लिखा हुआ है ना नोट्स और क्वेश्चन आंसर में, इसको सिंपल तरीके से लिख के दे दिए हैं। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। लास्ट में यहाँ पे ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसमें वही बताया गया है कि कैसे गरीबों को लोन देके इनका कैसे भला किया जा सकता है। गरीबों को लोन दिया गया, ये बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है, जिसमें लोग ये लोन का यूज़ करके और भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी की, कोई सिलाई मशीन खरीद लिया, कोई कैटल खरीद लिया और उससे इनकम जनरेट करने लग गए। ठीक है, और यहाँ पे तो समरी है और कुछ है नहीं। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब वेबसाइट में दे दिए हैं। फिलहाल आप ये फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट नीड्स ऑफ द डैश हाउस होल्ड आर मेट इन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल सोर्स कौन ज़्यादा लोन लेते हैं, तो पुअर हाउस होल्ड्स। ठीक है, डैश कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज द डेट बर्डन, तो हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से डेट बर्डन बढ़ता है, हाई। डैश इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो RBI। बैंक चार्जेस अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स। डैश इज एन एसेट दैट बोरोवर ओन्स एंड यूजेस एज गारंटी, तो कोलेट्रल। समझ गए, इसका आंसर दीजिए 13 का 1। SHG में ज़्यादातर डिसीजंस कौन लेता है सेविंग्स और लोन के बारे में, तो सभी मेंबर्स मिलकर लेते हैं। फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, कौन सा नहीं आता है फॉर्मल में, तो एम्प्लॉयड नहीं आते हैं, बैंक और कोऑपरेटिव तो आते हैं।
तो यही सब कुछ हो गया, और भी इंपॉर्टेंट MCQ सब वेबसाइट पे दे दिए, ठीक है। कैसे मिलेगा वही बता दिए। ये पूरा PDF जो भी अंडरलाइन कर रखे हैं, जो भी लिख रखे हैं, इसको भी डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे दे दिए, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा और पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।